Hello dear viewers, in today's lecture we have discussed the conceptual questions of optics, first year physics chapter 19. The first question concerned is, question number 1 का आइडिया ये है कि फर्ज करो आप ऑब्जर्वर हो, यू आर एन ऑब्जर्वर और यहाँ पर पानी का एक बुलबुला बना है, बबल। तो जब आप इस बुलबुले को देखते हो, लेट अस सपोज यहाँ सोर्स ऑफ लाइट है, सोर्स ऑफ लाइट। जब आप इस बुलबुले को या इस बबल को देखते हो तो ये जगह आपको ब्राइट नजर आती है, ये जगह आपको ब्राइट नजर आती है। लेकिन जैसे ही ये बबल बर्स्ट कर जाए, टूट जाए, उसी वक्त ये ब्राइट जो है ये डार्क में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? अगर आप एक सोप बबल को देख रहे हो या वाटर बबल को देख रहे हो, तो आप ऑब्जर्वर हो, एक सोप बबल को देख रहे हो, वो यहाँ ब्राइट नजर आता है, लेकिन जैसे ही वो फट जाए, टूट जाए, उसी वक्त वहां डार्कनेस नजर आता है। क्यों? द रीजन इज बिफोर बर्स्टिंग, टूटने से पहले क्या होता है कि सोर्स ऑफ लाइट से लाइट आता है और इसके सरफेस से रिफ्लेक्ट होकर आपकी आंखों में आता है। तो जब रिफ्लेक्टेड रे आपकी आंखों में आता है, जब रिफ्लेक्टेड रे आपकी आंखों में आता है तो आपको जहां से ये रे आ रहा है वो जगह आपको ब्राइट नजर आती है। लेकिन थोड़ी देर के बाद इस बबल का ये जगह थिन बन जाता है और लोअर पार्ट जो है वो थिक हो जाते हैं, बिकॉज ऑफ ग्रेविटी इसमें फ्लो होता है। और जब ये जगह थिन बन जाए और नीचे ये डोमिनेट हो जाए, थिक बन जाए, तो यहां से बर्स्ट करता है, टूट जाता है। जैसे ही ये टूटेगा, ये जगह खत्म, तो वो सोर्स का जो लाइट है वो अंदर चला जाता है और इधर एब्जॉर्ब हो जाता है, वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस खत्म हो जाता है, तो रिफ्लेक्टेड लाइट भी खत्म हो जाता है। और जब आपकी आंखों में आने वाला लाइट अचानक खत्म हो गया तो इंसान के रेटिना पर डार्कनेस का इमेज अपीयर होता है। जैसे कि ये बल्ब ऑन है, हर चीज ब्राइट है, लेकिन ब्राइट क्यों है? क्योंकि जिस चीज पर लाइट पड़ रही है वो मेरे रेटिना में आ रहा है वापस। अगर उस चीज में अचानक वो लाइट एब्जॉर्ब हो गई तो वो लाइट नहीं आएगा, वो जगह मुझे डार्क नजर आएगी। सो दैट्स व्हाई सोप बबल जब बर्स्ट करता है उसी वक्त वो कन्वर्ट हो जाता है डार्कनेस में। उसकी वजह ये है कि रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट जो था वो ब्लॉक हो गया, एब्जॉर्ब हो गया। ज्यादातर लोगों ने इसको डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से वो किया है, लेकिन इसका ताल्लुक डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से नहीं है। सेकंड हमारे पास क्वेश्चन है कि इंटरफेरेंस और डायफ्रैक्शन में क्या फर्क है। तो भाई एक है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट और एक है डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट, और हमें बताना है कि इंटरफेरेंस और डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट में क्या क्या फर्क है। द फर्स्ट डिफरेंस इज कि इंटरफेरेंस को डिस्कवर किया था यंग्स ने, डिस्कवर्ड बाय यंग्स, और डायफ्रैक्शन को डिस्कवर किया था फ्रेनहोफर ने। ये तो डिस्कवरी डिफरेंस हो गया। इंटरफेरेंस जो है ये ओवरलैपिंग ऑफ वेव्स, मुख्तलिफ वेव्स के आपस में ओवरलैपिंग को बोलते हैं, जबकि डायफ्रैक्शन जो है वो स्प्रेडिंग को बोलते हैं या बेंडिंग को बोलते हैं। डायफ्रैक्शन जो है वो स्प्रेडिंग को बोलते हैं या बेंडिंग को बोलते हैं। इंटरफेरेंस के लिए जो शर्त है, जो कंडीशंस हैं, वो कंडीशन पाथ डिफरेंस के हैं। इसके लिए पाथ डिफरेंस के शराइत हैं। अगर m लैम्डा होगा तो कंस्ट्रक्टिव, अगर m प्लस 1 और 2 लैम्डा होगा तो डिस्ट्रक्टिव। लेकिन डायफ्रैक्शन के लिए जो कंडीशन है, इसका कंडीशन वेवलेंथ का होता है। कंडीशन कॉरेस्पॉन्ड्स टू वेवलेंथ। अगर वेवलेंथ ज्यादा होगा तो डायफ्रैक्शन भी ज्यादा होगा, और अगर वेवलेंथ कम होगा तो डायफ्रैक्शन भी कम होगा। इसके अलावा इंटरफेरेंस का जो पैटर्न बनता है, द पैटर्न ऑब्टेन्ड इन इंटरफेरेंस, वो यूनिफॉर्म होता है। यूनिफॉर्म पैटर्न मीन कि हर इमेज का विड्थ बराबर होता है, उसकी इंटेंसिटी बराबर होती है। इसमें यूनिफॉर्म जो आपको स्क्रीन के सेंटर से मिलता है वो स्क्रीन के एंड तक उसी तरह रहता है। लेकिन डायफ्रैक्शन का जो पैटर्न होता है, द पैटर्न ऑफ डायफ्रैक्शन ऑब्टेन्ड इज, ये माय डियर स्टूडेंट होता है, ये नॉन यूनिफॉर्म होता है। नॉन यूनिफॉर्म मीन कि सेंटर का जो इमेज होगा उसकी इंटेंसिटी कुछ और होगी और किनारों पर जो इमेजेस होंगे उनकी इंटेंसिटी कुछ और होगी। इसके अलावा इस
इसमें साइज ऑफ इमेज सेम होते हैं, इसमें साइज ऑफ इमेज सेम होते हैं, जबकि डायफ्रैक्शन पैटर्न में साइज ऑफ इमेज भी एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, साइज ऑफ इमेज डिफरेंट होते हैं। इंटरफेरेंस जो है वो स्लिट से होता है और डायफ्रैक्शन जो है वो डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग से हो सकता है या ऐसे स्लिट से होता है जिसका विड्थ वेवलेंथ ऑफ लाइट के मुकाबले में कम हो, और इंटरफेरेंस हम किसी भी स्लिट से ले सकते हैं। इंटरफेरेंस के लिए कोहेरेंट सोर्सेस का होना लाजमी है, डायफ्रैक्शन के लिए कोहेरेंट सोर्सेस का होना लाजमी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि हमें बताना है सेकेंड ग्लास प्लेट इन माइकलसन इंटरफेरोमीटर। माइकलसन का जो इंटरफेरोमीटर है, इस इंटरफेरोमीटर में आप सेकेंड ग्लास रॉड क्यों इस्तेमाल करते हो? Why we use the second glass rod in Michelson interferometer? तो सिंपल सी बात है, माइकलसन इंटरफेरोमीटर जो है, माइकलसन इंटरफेरोमीटर, इसमें दो ग्लास रॉड होते हैं, ग्लास रॉड नंबर 1 और ग्लास रॉड नंबर 2। हमने इसका रीजन प्रोवाइड करना है कि ग्लास रॉड 2 क्यों होता है, क्यों, इसे मतलब क्या है, इसका मकसद क्या है। ग्लास रॉड 1 is used to split a single beam into two parts by reflection and refraction। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन की मदद से पहला ग्लास रॉड सिंगल बीम को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेता है। ग्लास रॉड नंबर 2 का जो रीजन है, इसका रीजन है टू मेक द रिजल्ट of interference, to make the result of interference clear, to make the result of interference clear on screen telescope। माइकलसन इंटरफेरोमीटर के स्क्रीन टेलीस्कोप पर रिजल्ट ऑफ इंटरफेरेंस क्लियर करने के लिए यूज होता है। क्यों या कैसे? तो इसका नेक्स्ट स्टेप आप प्रोवाइड करोगे because it make the ray 2 coherent as that of ray 1। जिस तरह ray 1 हो उसी तरह ray 2 को ये कोहेरेंट बनाता है। इसका मतलब क्या है? कोहेरेंट मीन सिमिलर, कोहेरेंट मीन हर लिहाज से सिमिलर। तो ये ग्लास रॉड नंबर 2 जो है, ये रे 2 को आपने अगर कहा ना कि दो पार्ट्स बन जाते हैं, तो R1 रे 1 या पार्ट 1 तो अलग चला जाता है, पार्ट 2 जो है या रे 2 जो है वो ग्लास रॉड 2 से गुजरता है और ये उसको कोहेरेंट बनाता है, पहले के साथ सिमिलर बनाता है। इसकी कहानी क्या बनाओगे? तो इसकी कहानी ये है कि जो रे 1 है, रे 1 ये 3 टाइम्स ग्लास रॉड से पास होता है, ये 3 टाइम ग्लास रॉड से पास होता है। और अगर आप ग्लास रॉड 2 हटा दें तो फिर रे 2 एक बार ग्लास रॉड से पास होगा, तो दोनों में फिर फर्क रहेगा और जब वेव्स में फर्क हो वो कोहेरेंट नहीं होते, और जब तक वो कोहेरेंट नहीं होते तो रिजल्ट ऑफ इंटरफेरेंस क्लियर नहीं होता। तो आप चाहते हो कि रिजल्ट ऑफ इंटरफेरेंस को क्लियर कर दो, इसको क्लियर करने के लिए रे 2 और रे 1 को कोहेरेंट सिमिलर बनाना होगा। उसको सिमिलर बनाने के लिए रे 2 जो है ये दरअसल एक बार ग्लास रॉड से पास होता है, तो कोहेरेंसी नहीं है तो क्लियरिटी नहीं होगी। आप चाहते हो कि भाई क्लियरिटी हो तो कोहेरेंसी पैदा करो, कोहेरेंसी पैदा करने के लिए रे 2 को भी 3 बार गुजारना पड़ेगा। तो हम रे 2 के रास्ते में दूसरा ग्लास रॉड रख लेते हैं, जाती हुई भी उससे गुजर जाता है, वापस आती हुई भी उससे गुजर जाता है, तो इस तरह ये भी 1 से क्या बन जाता है? 3 बार। तो जब ये दोनों 3 बार गुजर जाते हैं तो ये दोनों रेस क्या हो जाते हैं? सिमिलर। और सिमिलर रेस जब इंटरफेरेंस करते हैं तो रिजल्ट बिल्कुल वाज़ेह होता है, क्लियर होता है, उसकी रिजोल्यूशन जो है परफेक्ट होती है, यानी डार्क 100% डार्क और ब्राइट जो है वो 100% ब्राइट रहता है। क्वेश्चन नंबर 4 ये कहते हैं कि ब्रेस्टर लॉ के बारे में बताएं। तो जनाब ब्रेस्टर लॉ के बारे में आपको स्टेटमेंट बता दूं। ब्रेस्टर लॉ क्या कहता है? एक सेंटेंस लिखता हूं इसके बारे में। द फर्स्ट, इट इज द लॉ of polarization
इट इज द लॉ ऑफ पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन। ये वहां यूज होता है जहां पर पोलराइजेशन रिफ्लेक्शन में होगा। क्या मतलब, अगर ये हमारे पास है बाउंड्री, यहां से लाइट का रे आ रहा है और ये लाइट रे 3 डायमेंशन में है। 3 डायमेंशन का मतलब है कि ये x में भी मौजूद है, y में भी मौजूद है और z में भी मौजूद है। टकराने के बाद रिफ्लेक्टेड पार्ट और रिफ्रैक्टेड पार्ट, अगर रिफ्लेक्टेड पार्ट 2 डायमेंशन और रिफ्रैक्टेड पार्ट 1 डायमेंशन हो, the process is called polarization by reflection। और इस केस के लिए हम ब्रेउस्टर लॉ इस्तेमाल करते हैं। ये तो पहला सेंटेंस हुआ। सेकंड सेंटेंस ये है कि ब्रेउस्टर लॉ है क्या? its mathematical form is tangent theta p is equal to n2 by n1। अब इसमें ये क्या क्या है? टेंजेंट जो है माय डियर स्टूडेंट, आप जानते हैं कि टेंजेंट इज एन ऑपरेटर, ये तो ऑपरेटर है। ये जो है ये एंगल ऑफ पोलराइजेशन है, एंगल ऑफ पोलराइजेशन है। और n2 जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ऑफ मीडियम नंबर 2। ये नीचे मीडियम नंबर 2 है, ऊपर मीडियम नंबर 1 है। और n1 जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम नंबर 1, ये है जनाब। अब आप टेंजेंट जानते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपने क्लास 9-10 में पढ़ा था। थीटा पी एंगल ऑफ पोलराइजेशन, इसके बारे में 2 सेंटेंस आपको लिखने पड़ेंगे। पहला सेंटेंस ये है कि एंगल ऑफ पोलराइजेशन इज एक्चुअली इंसिडेंट एंगल। और इंसिडेंट एंगल का मतलब क्या है? तो इंसिडेंट एंगल का मतलब है कि इट इज द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल के दरमियान, इट इज द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। यानी इस डायग्राम में अगर इधर हम इस पॉइंट पर नॉर्मल ड्रॉ करें तो यहां पर जो एंगल बनता है ये दरअसल एंगल थीटा पी है, एंगल ऑफ पोलर, इसे एंगल ऑफ पोलराइजेशन बोलते हैं। लेकिन ये हकीकत में इंसिडेंट एंगल है बिकॉज़ ये इंसिडेंट रे के दरमियान और नॉर्मल के दरमियान बनता है। दूसरी बात ये है कि ये लॉ हमें क्या बताता है? ये लॉ हमें बताता है कि थीटा पी इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट मीडिया। थीटा पी इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट मीडिया। ब्रेउस्टर लॉ एक्चुअली हमें बताता क्या है? ये एक्चुअली हमें बताता है कि जो एंगल ऑफ पोलराइजेशन है ये मुख्तलिफ मीडिया के लिए मुख्तलिफ है। कैसे? तो लेफ्ट साइड पे एंगल ऑफ पोलराइजेशन है, राइट साइड पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। और चूंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट मीडियम, देयरफॉर आप कह सकते हो कि ब्रेउस्टर लॉ टेल्स अस that the angle of polarization is different for different media. It depends upon nature of media used in polarization. Next हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 says, ये हमें बताता है कि पार्ट डिफरेंस का इंटरफेरेंस से क्या लेना देना है। What is the concern factor of part difference with interference? आप बताएं कि इंटरफेरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से पार्ट डिफरेंस के क्या डिस्क्रिप्शंस हैं। तो सीधी सी बात है, इंटरफेरेंस के लिए शर्त है इंटरफेरेंस इज ऑफ 2 टाइप्स। इंटरफेरेंस तो 2 तरह का है, वो आप चैप्टर 8 में भी पढ़ चुके हो, यहाँ इंटरफेरेंस ऑफ लाइट में पढ़ चुके हो। एक है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और एक है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में फर्क क्या है? इसका जो रिजल्ट आता है वो ब्राइट इमेज आता है। जब लाइट के 2 वेव्स आपस में मिल जाए और उससे ब्राइट इमेज बन जाए, और इसका जो रिजल्ट आता है वो डार्क इमेज बनता है। रिजल्ट इज अ डार्क इमेज, फ्रिंज भी बोलते हैं इमेज भी। अब ये डार्क और ब्राइट किस वजह से बनते हैं? ये बनते हैं पार्ट डिफरेंस के दरमियान। इसका मतलब क्या है? अगर पार्ट डिफरेंस जो है वो m लैम्डा में हो तो ये होगा, लेकिन अगर पार्ट डिफरेंस जो है वो m+1/2 लैम्डा में हो तो फिर ये रिजल्ट होगा। मतलब क्या है डायग्राम वाइज? फर्स्ट करो माय डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास एक जगह है और हम यहाँ लाइट का इंटरफेरेंस करवाना चाहते हैं। इंटरफेरेंस का मतलब है कि इस जगह को या ब्राइट बनाना चाहते हैं और या डार्क, और इसके लिए हमने एक सोर्स यहाँ रखा है और
सोर्स यहां रखा है, यहां से रे नंबर 1 आया, रे नंबर 1, और यहां से रे नंबर 2 चला गया, आप इसमें मिल गए। अब ये रे यहां कंस्ट्रक्टिव करेंगे या डिस्ट्रक्टिव, इसका फैसला ये पार्ट डिफरेंस करता है। दोनों के दरमियान जो रास्ते में फर्क है ये करता है। अगर ये रास्ते में फर्क m लैम्डा के बराबर हो तो यहां आपको ब्राइट मिलेगा, लेकिन अगर ये पार्ट डिफरेंस m+1/2 लैम्डा के बराबर हो तो फिर आपको यहां इस जगह पर क्या मिलेगा, डार्क मिलेगा। तो ब्राइट और डार्क इंटरफेरेंस के रिजल्ट्स हैं और ये डिपेंड करते हैं पार्ट डिफरेंस पर। पार्ट डिफरेंस डिसाइड करता है कि आपको प्रोसेस से कंस्ट्रक्टिव रिजल्ट मिले या डिस्ट्रक्टिव रिजल्ट मिले। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है कि इंटरफेरेंस जो है, अगर ये कार है, अगर ये आपकी गाड़ी है और रात को आप जा रहे हो तो गाड़ी के हेडलाइट से जाने वाले रेज, कहते हैं कि ये भी तो दो डिफरेंट रेज हैं, तो यहां पर आपको कोई इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं मिलता। कोई इंटरफेरेंस पैटर्न आपको क्यों नहीं मिलता, डार्क और ब्राइट इमेजेस क्यों नहीं मिलते आपको, व्हाट्स द रीजन? तो इसके कई रीजंस हैं। फर्स्ट रीजन इसका ये है कि लाइट ऑफ हेडलाइट्स जो है वो आमतौर पर स्ट्रेट मूव करते हैं, स्ट्रेट पाथ पे मूव करते हैं और उनके इंटरफेरेंस या ओवरलैपिंग बिहेवियर नेग्लिजिबल होती है। तो पहली बात तो ये है कि देखो पैरेलल, आप जानते हैं हेडलाइट्स ऐसे डिजाइन किए जाते हैं, ऐसे मटेरियल से लेते हैं कि उनका लाइट अमूमन स्ट्रेट पाथ पे मूव करे। दूसरी बात, इनके पीछे कनकेव मिरर लगाया होता है और उसको फोकस पॉइंट पे रखा होता है लाइट बल्ब को, तो इस वजह से ये रिफ्लेक्ट करता है और सीधा जाता है। वीक पॉइंट है ये। जो नेक्स्ट इससे थोड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो क्या है, बिकॉज याद रखें कि इंटरफेरेंस पैटर्न देखने के लिए आइसोलेशन ऑफ एपरेटस जरूरी है। यहां नो आइसोलेशन ऑफ एपरेटस है, नो आइसोलेशन ऑफ एपरेटस है। एपरेटस आइसोलेट हो तो रिजल्ट मिलता है, यानी एनवायरमेंटल रेज इसमें इन्वॉल्व है। मेरे इस पॉइंट का मतलब है कि माहौल से एक्स्ट्रा रेज भी शामिल होते हैं, माहौल से एक्स्ट्रा रेज भी शामिल होते हैं जो आपको इंटरफेरेंस का पैटर्न दिखने नहीं देते। यानी फर्ज करो दो रेज ने आकर मेरे हाथ पर एक दूसरे को यहाँ कैंसिल कर दिया, तो मेरा ये हाथ ब्राइट डार्क नजर आना चाहिए, एक रे और दूसरा रे आया हुआ कैंसिल तो डार्क, लेकिन डार्क इसलिए नहीं दिखता कि इन दो रेज के अलावा भी काफी ज्यादा रेज हैं जो यहाँ पहुंच जाते हैं, तो जब दो डार्क बनाते हैं बाकी इसको ब्राइट बना लेते हैं, तो डार्क और ब्राइट मिक्स होकर एक ही ब्राइट फैक्टर हमें नजर आता है, पैटर्न नजर नहीं आता, डार्क ब्राइट का कॉम्बिनेशन नहीं आता। द थर्ड इज इंटरफेरेंस पैटर्न देखने के लिए कोहेरेंसी चाहिए, और कोहेरेंसी जो है इन दो लाइंस के दरमियान नहीं है, दे आर प्योर नॉन कोहेरेंट सोर्सेज। इनकी नॉन कोहेरेंट बिहेवियर की वजह से हमें इंटरफेरेंस पैटर्न ओपनली मिल जाए ये मुमकिन ही नहीं है, वगैरह वगैरह इतने सारे फैक्टर्स की वजह से कार के हेडलाइट्स के ओवरलैपिंग से, उनके रेस के ओवरलैपिंग से हमें इंटरफेरेंस पैटर्न नजर नहीं आता। नेक्स्ट जो है 7, कहते हैं इस 7 नंबर में कि फर्ज करो ये एक पोल है, एक टेलीफोन पोल है या जोड़ी है, ये एक पोल है। अगर इधर लाइट का सोर्स हो और इधर साउंड का सोर्स हो, जब आप पहले लाइट का सोर्स ऑन करो तो इस पोल के पीछे वाली जगह पे आपको कोई लाइट नहीं मिलता, और आमतौर पर इस पोल के इस तरफ अंधेरा रहता है, यानी लाइट के जो रेज हैं वो यहां से बेंड होकर दूसरी तरफ नहीं जा पाते और आपको इसका साया नजर आता है, इस पोल का साया नजर आता है, अंधेरा नजर आता है। लेकिन जब आप लाइट का सोर्स ऑफ करो और साउंड का सोर्स ऑन करो और खुद आकर इधर खड़े हो जाओ तो आपको बड़े इत्मीनान से, इधर लाइट तो नहीं आती इसके पीछे, इस पोल के पीछे लाइट नहीं आती, लेकिन इस पोल के पीछे आराम से साउंड वेव्स आपको सुनाई देते हैं और आप आराम से समझते हो कि इस तरफ साउंड क्या है या कौन सा है या किसका साउंड है, आप सुनते हो, आवाज आपकी तरफ आती है पोल से इस तरफ। क्वेश्चन ये है कि ऐसा क्यों होता है?
सी बात है। दिस क्वेश्चन इज कंसर्न विद डायफ्रैक्शन। डायफ्रैक्शन में वेव्स का बेंडिंग शामिल है, वेव्स बेंड होना, ऑब्जेक्ट्स के किनारों से वेव्स का बेंड होना, और वेव्स का बेंड होना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेवलेंथ के। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेवलेंथ के। इसका मतलब है कि जिन वेव्स का वेवलेंथ ज्यादा होगा उन वेव्स का बेंडिंग एबिलिटी भी ज्यादा होगी, और जब वो ज्यादा बेंड कर सकते हैं तो पोल के किनारों से वो ज्यादा बेंड होकर आप तक पहुंच जाएंगे। लेकिन जिनका वेवलेंथ कम होगा तो उनमें बेंडिंग एबिलिटी भी कम होगी, और बेंडिंग एबिलिटी कम है तो जब वो सीधा जाते हैं दरमियान में ऑब्स्टिकल आता है तो उनमें बेंडिंग एबिलिटी कम होती है, तो नेग्लिजिबल अमाउंट बेंड होकर दूसरी तरफ जाता है, जो आप इग्नोर कर सकते हो। और यही बात इन दोनों के दरमियान है। चूंकि लाइट के सोर्स का वेवलेंथ कम है तो इसका बेंडिंग अक्रॉस द पोल जो है ये नेग्लिजिबल है, हम इग्नोर करते हैं और हमें दिखता नहीं है। लेकिन साउंड के सोर्स या साउंड की वेव्स का वेवलेंथ ज्यादा है तो ये आराम से पोल के चारों तरफ बेंड होकर आप तक पहुंच जाते हैं, तो आप आवाज तो वाज़ेह सुनते हैं लेकिन आप लाइट वाज़ेह रिसीव नहीं करते, बिकॉज इसकी बेंडिंग एबिलिटी कम है, इसका वेवलेंथ कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? 8 नंबर क्वेश्चन में है कि डायफ्रैक्शन ऑफ एक्स रेज यंग के apparatus से क्यों नहीं होता। आप जानते हैं कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में इंटरफेरेंस हुआ था, इंटरफेरेंस करवाया था आर्म लाइट का इंटरफेरेंस करवाया था। कहते हैं कि यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के जो apparatus है उस apparatus से हम एक्स रेज का डायफ्रैक्शन नहीं कर सकते। ये नहीं हो सकता तो हमें रीजन बताना है क्यों। वही बात है, याद रखिए यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जो स्लिट होता है, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जो स्लिट होता है, स्मॉलेस्ट स्लिट कैन बी यूज्ड इज ऑफ 10 raised to the power -8 मीटर। लेकिन एक्स रेज का जो वेवलेंथ है वो 10 raised to the power -10 मीटर है, और वेवलेंथ ऑफ एक्स रेज उस स्लिट के मुकाबले में बहुत कम है। और शर्त ये है डायफ्रैक्शन तब होता है जब स्लिट वेवलेंथ से छोटा हो, जब स्लिट वेवलेंथ से फॉर डायफ्रैक्शन द रिक्वायर्ड कंडीशन इज कि स्लिट वेवलेंथ से छोटा हो, तब जाकर डायफ्रैक्शन होगा। लेकिन यहाँ एक्स-रे का वेवलेंथ कम है और स्लिट का जो साइज है वो ज्यादा है, इसीलिए स्मॉल वेवलेंथ बड़े स्लिट से बिना डायफ्रैक्शन और स्प्रेडिंग के गुजर जाता है और स्प्रेड नहीं करता। सो दैट्स व्हाई the wavelength of X-rays is less than the size of slit, therefore it cannot be diffracted from the proper slit used in young double slit experiment, because the diffraction of electromagnetic waves demands the outputs या the outlets या the exits या the transparent portion must be negligible size का हो और wavelength के मुकाबले में वो कम हो। The required condition is कि जो width of slit है, width of slit must be less than wavelength of rays। लेकिन यहाँ स्लिट बड़ा और वेवलेंथ छोटा है, इससे छोटा स्लिट हम बना नहीं सकते, इसीलिए हम एक्स-रेज के डायफ्रैक्शन के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? क्रिस्टल्स इस्तेमाल करते हैं, स्लिट्स इस्तेमाल नहीं करते। नेक्स्ट है जनाब क्वेश्चन नंबर 9। ये क्या है? हाइगन प्रिंसिपल क्या रेडार के रेस पर आप अप्लाई कर सकते हो? रेडार रेस पर हाइगन प्रिंसिपल यूज हो सकता है? तो आंसर मेरा सुने नो, बस सिंपल सादा सा नो। अब रीजन बता रहा हूं। क्या हाइगन ने जो रूल्स बनाए लाइट के जनरेशन और प्रोपगेशन के, जिसे हाइगन प्रिंसिपल कहते हैं, क्या वो रेडार रेस पर अप्लाई होते हैं? तो कहोगे नहीं। रीजन क्या है? तो माय डियर स्टूडेंट्स, रेडार के जो रेज हैं दे आर रियल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में वो कौन से रेज होते हैं? रेडियो रेज हैं, और रेडियो रेज को जनरेट करता है ऑसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ऑसिलेशन जनरेट करता है, और इसका जो प्रोपगेशन होता है
that belongs to continuous generation. Continuous generation, जबकि हाइगन प्रिंसिपल कहता है कि हर रे में प्रोपगेशन खुद होता है। ये नामुमकिन है, यानी पॉइंट से पॉइंट, हर पॉइंट सोर्स पर जाता है और सोर्स से लाइट, फिर उसका पॉइंट सोर्स, फिर उससे लाइट। ये सिर्फ ख्याल है। ये क्या है? ये सिर्फ ख्याल है और ये रियलिटी है। मैक्सवेल ने प्रूफ किया है कि हाइगन ने जो कुछ भी कहा है सिवाय इस बात के कि लाइट के अंदर वेव्स हैं, ये बात उसकी ठीक थी। ये वेव्स कैसे पैदा होते हैं, हाइगन का ख्याल गलत था। ये आगे कैसे बढ़ते हैं, हाइगन का ख्याल गलत था। तो थ्योरी में तो हम हाइगन प्रिंसिपल पढ़ते हैं, हिस्ट्री में, ऑप्टिक्स में, थ्योरी में, लेकिन प्रैक्टिकल फैक्ट्स पर वो अप्लाई नहीं होता, बिकॉज प्रैक्टिकल फैक्ट्स में वो ऑसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड कंटीन्यूअस जनरेशन पे डिपेंड करते हैं। जबकि हाइगन कहता है कि सोर्स से सोर्स पैदा होता है, वो लाइट पैदा करता है, फिर उसमें सोर्स पैदा होता है, फिर वो लाइट पैदा करता है। ये मुमकिन ही नहीं। इट इज द कंप्लीट वायलेशन, इट इज अ वायलेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। हाइगन प्रिंसिपल किसी भी रियल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के प्रोपगेशन और जनरेशन पर अप्लाई नहीं हो सकता। वो हाइगन के ख्याल थे जिनको मैक्सवेल ने गलत साबित किया, सिवाय इसके कि लाइट में वेव्स हैं, यही बात उसकी ठीक थी। नेक्स्ट हमारे पास है 10 नंबर कि लाइट वेव्स जो है वो ट्रांसवर्स है। आपको कैसे पता चला, किस चीज से पता चलता है कि लाइट वेव्स ट्रांसवर्स है? ट्रांसवर्स नेचर आपको कैसे पता चला? तो आप आंसर देंगे कि भाई ट्रांसवर्स नेचर है, इट इज बिकॉज ऑफ पोलराइजेशन ऑफ लाइट। ये बात हमें पता चली पोलराइजेशन ऑफ लाइट से। ये बात हमें पोलराइजेशन ऑफ लाइट से पता चली। इसका मतलब क्या है? हम क्या करते हैं, आप दो स्टेप में आंसर दे सकते हो। हम कोई भी अननोन रेज पास करते हैं पोलराइजर से। हम अननोन रेज पोलराइजर से पास करते हैं। पास करने के बाद अगर उसकी इंटेंसिटी कम हो गई तो ये ट्रांसवर्स है, और अगर उसकी इंटेंसिटी कांस्टेंट रह गई तो ये लॉन्गिट्यूडनल है। इट इज अ टेक्निक टू ट्रेस द नेचर ऑफ वेव्स, कि ट्रांसवर्स है या लॉन्गिट्यूडनल है। इसको ट्रेस करने का टेक्निक मैंने लिखा कि ट्रांसवर्स या लॉन्गिट्यूडनल का पता हम पोलराइजेशन से लगाते हैं। इस टेक्निक में हम पोलराइजर एक डिवाइस है, पोलराइजर से हम वो अननोन रेज पास करते हैं। अगर पास करने के बाद इंटेंसिटी कम हो गई तो ये ट्रांसवर्स है, और अगर इंटेंसिटी वही रह गई तो ये लॉन्गिट्यूडनल है। ये एक रीजन। सेकंड रीजन, मैक्सवेल ने प्रूव किया है लाइट रेज के बारे में, और उसने कहा है कि B इज इक्वल टू कर्ल ऑफ E, B इज इक्वल टू कर्ल ऑफ E, और इस इक्वेशन में इन दोनों के दरमियान परपेंडिकुलरिटी है, और जहां परपेंडिकुलरिटी आ जाए वहां ट्रांसवर्स बिहेवियर होता है, वहां लॉन्गिट्यूडनल बिहेवियर नहीं होता। सो इस तरह हमें पता चला, थ्योरेटिकल प्रूफ ऑफ मैक्सवेल से पता चला, और एक्सपेरिमेंटल पोलराइजेशन से हमें पता चला कि लाइट का जो नेचर है वो ट्रांसवर्स वेव्स का है, लेकिन लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का नहीं है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज।